Students, today we'll discuss the topic that is the factors affecting the rate of reaction. So all of you know rate of reaction क्या होता है? It is simply the change in the concentration of reactant on product with respect to time. तो हमें स्टडी करना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं. सो अगर हम टोटल डिस्कस करें, हमारे पास 7 फैक्टर्स हैं. देयर आर टोटल 7 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. सो एक बार इनका देखेंगे कौन से फैक्टर है शॉर्ट में, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. फर्स्ट फैक्टर इज दिस. सेकेंड वन इज टेम्परेचर. थर्ड फैक्टर इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स. Fourth is chemical state of reactants, also said to be the nature of reactants. Then at number 5 we are having surface area. Then at number 6 we are having addition of catalyst. Then number 7 we are having exposure to radiation. So ये total 7 फैक्टर हमें स्टडी कर रहे हैं. So let us start with the first factor, that is the concentration of reactants. So first factor is concentration of reactants. सो बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इट मीन्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस देन ऑब्वियसली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. क्या So we are having a theory that is said to be the collision theory. According to this theory, the reactant molecules, they will collide with each other and then they will convert into the products. जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद वो किस में कन्वर्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट में. सो यहाँ से एक पॉइंट हमें आया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स. जितने कोलिजन ज़्यादा होंगे उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पे रिलेट करना है. सो जस्ट सी आउट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस देन ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो आपके नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे. देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस. सो ये इसका रीजन था. नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज zinc plus H2SO4 giving you ZnSO4 plus H2. Here I have taken 1 molar H2SO4, whereas in the second process I have taken 2 molar H2SO4. अब आपको ये बताना है किसका रेट ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर 1 molar H2SO4 है. 1 molar H2SO4 का मतलब बेटा 1 mole of H2SO4 in 1 liter. यहाँ पर 2 molar H2SO4 means 2 mole H2SO4 in 1 liter. So here there is more concentration. Concentration ज़्यादा होगी so there will be the more rate. और अगर आप मॉलिक्यूल काउंट करना चाहो तो कर सकते हो. यहाँ पर 1 mole H2SO4 का मतलब we are having 6.022 10 की पावर 23 molecules of H2SO4 है. यहाँ पे 2 moles means we are having 2 into 6.022 10 की पावर 23. This will be 12.044 10 की पावर 23
3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। सो ऑलरेडी अंडरस्टूड है बेटा, जब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल है तो मान के चलिए कोलिजन क्या होंगे आपके, ज़्यादा होंगे। कोलिजन ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसको प्रोसेस ए मानिए, इसको बी मानिए, तो बी प्रोसेस विल हैव द मोर रेट। रीजन बीइंग क्लियर, बिकॉज ऑफ मोर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए विल हैविंग वन मोर क्वेश्चन। सेकंड, वी आर हैविंग अ 20 ग्राम वुड पीस। इसको बर्न करना है बेटा। फॉर बर्निंग वी आर यूजिंग एयर containing 20% of oxygen, and second we are using pure oxygen, means 100% oxygen. This is process A and this is said to be the process B. So आपको बताना है कि which has more rate। तो देखिए जो पीस ऑफ वुड है वो 20 ग्राम है दोनों में, उसका इशू नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 20% है, यहाँ पे ऑक्सीजन 100% है। मीन्स प्रोसेस ए में वी आर हैविंग more concentration of oxygen, therefore process A has more rate of reaction. Process A has more rate of reaction, and we can say the 20 gram wood piece burn faster in pure oxygen देन इन एयर। क्लियर? तो ये सेकंड है। तो ध्यान क्या रखना है सेकंड क्वेश्चन, कि आपको अगर किसी भी प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज किया गया तो जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी वहां पर आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे, ड्यू टू विच जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। सो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर वी हैव डन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक ग्राफिकल स्टडी करनी होगी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी चेंज क्या क्या होता है। सो वी हैव टू स्टडी फर्स्ट द एनर्जी, और आई विल राइट हेयर एनर्जी चेंज, और आई विल से enthalpy change during the conversion of reactants into products। जब हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने टाइप के एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये बेटा यहाँ पे हमें स्टडी करना है पहले। जस्ट सी आउट। सो ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसी ग्राफ में हमारे काफ़ी आंसर्स भी होंगे। दिस इज कोर्स ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। दिस इज एनर्जी, एंड we are getting a this type of graph. Here we are having, these are the, I'll write reactants, and these are products. So सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो पार्ट है दिस इज ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बड़े ध्यान से देखना है। दिस इज EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आपको ग्राफिकली न्यूमेरिकल के लिए भी रेडी रहना, आपसे कहा जाए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो डेल्टा RH0, तो इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, बिफोर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट उनको इस पाथ को फॉलो करना होता है। मीन्स दे हैव टू क्रॉस अ बैरियर। This barrier is said to be potential energy barrier। सबसे इंपॉर्टेंट, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो पहले इस बैरियर को क्रॉस करेंगे एंड देन दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्शन का एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में यहाँ आपका रिएक्टेंट है उसे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, ठीक है ना, इस तरह से, एंड देन वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। अब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज
it is ET. This is said to be the, I'll write here, ET is थ्रेशोल्ड एनर्जी. क्लियर? ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन यहां पर देखती चाहिए. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज ई थ्रेशोल्ड. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब बिफोर वी गोइंग टू द डिटेल, अब जो यहाँ पर टेम्परेचर का फैक्टर है उसमें कुछ रीजनिंग है छोटी सी. पहले उन रीजनिंग को स्टडी करेंगे. ये एनर्जी, यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ सिंपली. आर स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखना है, रिएक्टेंट्स. और यहाँ पर हम छोटा सा लिखते हैं पी. पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट. तो टेम्परेचर के इफेक्ट में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, सम of the reactions does not takes place at room temperature. कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारी रूम टेम्परेचर पर नहीं होती. तो उसका रीज़न आप क्या दोगे? रूम टेम्परेचर पर जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है. क्लियर? सो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा या एक्सप्लेनेशन होगी वो क्या होगी कि एट room temperature the energy of reactant is less than threshold energy, therefore the reactant molecules does not cross potential energy barrier. ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. नाउ द सेकंड. Second observation is why some reactions takes place at elevated और हाई टेम्परेचर. कुछ रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पर होती हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर पर होती हैं. इसका रीज़न, जब बेटा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो देन एनर्जी ऑफ, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आई विल राइट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी एंड देयर एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. उनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के. एंड दे क्रॉस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. तो कुछ रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर क्यों होगी? सपोज ये रिएक्टेंट है, ये इस टाइम पर इसकी एनर्जी देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता. जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, तो इसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के. देन ये क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा. तो कुछ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर क्यों होती है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर उनकी जो एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो किसके इक्वल हो जाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के. एंड द रिएक्शन गोज ऑन स्मूथली. तो ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन. नाउ द थर्ड और मेन फैक्टर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. सो यहां पर मैं क्लियर कर दूं दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए. सो यहां पर हमने अब तक क्या स्टडी किया है, देखिए ध्यान से कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट को पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए ही नीड्स मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी. और यहां पर अब एक चीज और, दिस इज सेट टू बी ई ए. दिस इज ई ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है यहां तक,
और उसे अगर इतनी एनर्जी और मिल जाए तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और यू कैन से टू क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहां से एक चीज और, आपको पता है कि जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे देन दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर अब एक्सप्लेनेशन पे आइए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्यों इंक्रीज होता है। सो देखिए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेगी। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होने से क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इंक्रीज। पहले क्या था बेटा, अगर टेम्परेचर कम था तो कुछ ही मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाते थे। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस बैरियर को क्रॉस करेंगे एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन थी आपकी रिगार्डिंग द टेम्परेचर। सो यहां पर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन नाउ, जस्ट सी आउट। अब इस ग्राफ की देयर इज नो नीड ऑफ दिस ग्राफ। सो देयर इज अ क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को करते हैं, जस्ट सी आउट। सो क्वेश्चन इज वेल क्लियर दैट एन ट्वाइस NO प्लस O2 gives you twice NO2. This reaction occurs at 30 degrees Celsius, whereas twice NO plus O2 twice NO2, this reaction occurs at 40 degrees Celsius. Now which reaction will have the more rate of reaction? किसका रेट ज़्यादा है? तो you have to see कि टेम्परेचर किस में ज़्यादा है। 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स दिस हैज मोर टेम्परेचर, सो दिस हैज मोर रेट। क्लियर टू ऑल ऑफ? रीजन आपको पता है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इंक्रीजेस, देयरफॉर द रेट आल्सो इंक्रीजेस। तो ये तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग हुआ। अब हमें स्टडी क्या करना है? देखिए बेटा, यहां पर जो मैंने भी ग्राफ ड्रॉ किया था उससे रिगार्डिंग भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आई विल राइट ग्राफिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्राफ। सो एक बार ग्राफ को दोबारा से देखते हैं सो दैट वो बिल्कुल क्लियर हो हमें। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में, ये बेटा एनर्जी, वी हैव डन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ये आपके रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, दिस इज ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये है आपका EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, दिस इज EA एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारा हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है, डेल्टा RH0 दैट इज इक्वल टू EP माइनस ER। अब यहाँ पर देखो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स तो डेल्टा H आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब ये प्रोसेस क्या हुआ हमारा, एक्सोथर्मिक।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ग्राफ देखकर आइडेंटिफाई करना है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर हम इस ग्राफ में पर्टिकुलरली स्केल ड्रॉ कर दें तो आपको वैल्यूज बतानी है। अब यहां से जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है? फॉरवर्ड। अब अगर बेटा आप राइट टू लेफ्ट आते हो, बड़े ध्यान से देखना है, इसी ग्राफ में अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हो तो वो क्या होगी आपकी? बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन में देखिए मैं क्या करूंगा, चेंज है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, ध्यान से करना है। बैकवर्ड रिएक्शन का डाटा मैं सर्कुलर ब्रैकेट में लिखूंगा। बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी थी? फॉरवर्ड की। नाउ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश बैकवर्ड। ई थ्रेशोल्ड विल रिमेन द सेम। अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन में जो आपका एंथैल्पी चेंज था, थोड़ा सा इसको यहां से अब हटाते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी तक का कॉन्सेप्ट। अब बेटा यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन को थोड़ा कंसीडर करना है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इनकी एनर्जी का जब हमने डिफरेंस लिया, ठीक है, तो वो एनर्जी आपकी कहाँ निकली? सराउंडिंग में, जो कि हमारी एक्सोथर्मिक थी। तो हमारा जो फॉरवर्ड प्रोसेस था, फॉरवर्ड प्रोसेस में हमने डेल्टा आर एच नॉट निकाला, ई पी माइनस ई आर। प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी तो ये नेगेटिव आया, यानी प्रोसेस क्या था हमारा? एक्सोथर्मिक। बट अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करोगे, बैकवर्ड में अगर आप डेल्टा आर एच नॉट निकालोगे, ई पी माइनस ई आर। अब ये तो क्या है? आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो ये आपका आया पॉजिटिव। इट मीन्स जो बैकवर्ड प्रोसेस हो गया वो एंडोथर्मिक। तो आपको ना ग्राफिकली डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू भी निकलवा सकते हैं एग्जामिनर, या वो आपसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग दे कैन आस्क। तो इसी में एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। वी आर हैविंग अ वेरी गुड न्यूमेरिकल फॉर दैट। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। This is a graph, this is reaction, forward understood है, this is energy and this is the graph, reactants, products। और ये बेटा एनर्जी का स्केल, द स्केल गिवन टू अस इज यू कैन से 50 joules, 100 joules, 150 joules, 200 joules, 250 joules और बेटा ये आपका 300 joules। नाउ क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं वो देखिए। द क्वेश्चन आस्क आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर क्वेश्चन, व्हाट इज ई आर? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, थर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, फोर्थ थ्रेशोल्ड एनर्जी, नंबर 5 डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन, नंबर 6 एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन, 7th एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, 8th एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड डायरेक्शन, 9th थ्रेशोल्ड एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन और 10th डेल्टा एच ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ग्राफ से देखकर कैलकुलेट करेंगे। सो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो ये आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक एक करके, दिस इज ई आर, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 100 जूल्स। ओके, दिस इज ई पी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कितना? अगर आप इसको इस एक्सिस पर लाओगे 50, आई राइट 50 जूल्स। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एनर्जी, दिस इज सेट टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी। ये कितनी बेटा? 100 से 300 अगर माइनस करोगे, सो 300
-100 comes out to be 200 joules. Now threshold energy, this energy, this is E threshold. So ये किस लेवल पे देखिए बेटा, this is again this is 300 joules. Now enthalpy of forward reaction, energy of products minus reactants. तो प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है आपका 50 जूल्स, रिएक्टेंट कितना है बेटा आपका 100 जूल्स. सो ये आया आपका -50 जूल. क्लियर. तो बेसिकली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सोथर्मिक को. ठीक है. चलिए नाउ बैकवर्ड. तो बैकवर्ड में, अब बैकवर्ड के लिए थोड़ा इसको प्रोडक्ट पर्टिकुलरली हम चेंज कर देते हैं. बैकवर्ड में बेटा दिस इज नाउ, ये रिएक्टेंट्स, ये आपके प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. और फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक थी, तो ये अंडरस्टूड है जो बैकवर्ड प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक. यानी मैं एक तरीके से एंडोथर्मिक का ग्राफ स्टडी करा रहा हूं. अभी मैं आपको एंडोथर्मिक का एक अलग से ग्राफ 2 मिनट और बताऊंगा, विल डिस्कस, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो बैकवर्ड में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 50 जूल्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स 100 जूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी 300 माइनस 50 250 joules. Now threshold energy will remain same 300 joules. Now backward reaction में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन EP माइनस ER, प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है 100, रिएक्टेंट 50, सो दिस इज 50 जूल्स. अब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आ गया, मीन्स जो आपका प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक. तो एक ग्राफिकल कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है. चलिए, तो हमने अभी जो टेम्परेचर में आपको ग्राफ स्टडी कराया था वो मैंने लिया था बेटा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड क्या थी, एक्सोथर्मिक. अब एक बार हम एंडोथर्मिक का भी ग्राफ देख लेते हैं. फॉर एंडोथर्मिक ग्राफ कैसा बनेगा फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस. दिस इज द रिएक्शन, एनर्जी, ये बेटा आपके रिएक्टेंट्स, these are products, potential energy barrier, this is threshold energy, this is activation energy, this is energy of reactant, this is energy of प्रोडक्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यहां पर अगर आप डेल्टा आर एच नॉट निकालोगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन EP माइनस ER. सो बेटा देखिए EP जो है वो ज़्यादा है, ER कम है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव. यानी ये जो प्रोसेस है ये आपका एंडोथर्मिक. तो ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा और एक्सोथर्मिक का. अब अगर ये फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो इसका जो बैकवर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक. क्लियर. जैसा हमने पिछला किया था, पिछले में क्या था, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक था तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक, ये उसका रिवर्स है. तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हमने स्टडी किया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हमने स्टडी किया था. दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वी हैव डन सम क्वेश्चंस भी हमने किए. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन does not react at room temperature. तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे. सिंपली यू हैव टू राइट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी एट रूम टेम्परेचर. तो ये बेटा क्या करेंगे, नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, ड्यू टू विच दे डू नॉट रिएक्ट. तो टेम्परेचर में वाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, देयरफॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डज नॉट क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. तो ये आपका रिगार्डिंग टेम्परेचर था. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स. नेक्स्ट फैक्टर
थर्ड फैक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वी आर हैविंग थ्री स्टेट्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो जो सबसे ज़्यादा रेट है वो हमें गैसेस में मिलेगा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में इंटरमिक्स होना पड़ता है, ठीक है ना, इंटरमिक्स विद ईच अदर। और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इंटरमिक्स फ्रीली, और यू कैन से मोर फ्रीली देन लिक्विड्स एंड so on to solids। तो सबसे ज़्यादा किसके मॉलिक्यूल आपके इंटरमिक्स होते हैं? सबसे ज़्यादा इंटरमिक्स होंगे आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद ही कोलिजन हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल इंटरमिक्स होंगे, उससे कम इंटरमिक्स होते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स, देन सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा रेट हमें किस में मिलेगा? व्हेन वी आर हैविंग गैसियस रिएक्टेंट्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इससे कम रेट हमें मिलेगा व्हेन वी आर हैविंग लिक्विड रिएक्टेंट्स, और सबसे कम रेट हमें मिलेगा व्हेन वी आर हैविंग द सॉलिड रिएक्टेंट। रीजन ध्यान रखना है, जो आपके मॉलिक्यूल्स जब इंटरमिक्स होंगे तभी वो आपस में कोलाइड करेंगे, और सबसे ज्यादा इंटरमिक्सिंग होती है गैसेस में। देयरफॉर गैसियस रिएक्टेंट विल हैव द हाईएस्ट रेट, देन द लेसर रेट विल बी ऑफ लिक्विड, क्योंकि इनमें इंटरमिक्सिंग कम होती है, और जो लीस्ट रेट आपको मिलेगा वो मिलेगा सॉलिड में, ड्यू टू वेरी लीस्ट इंटरमिक्सिंग। सो वी आर हैविंग टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन गैस which react faster at a रूम टेम्परेचर। तो कौन रिएक्ट फास्ट ज्यादा करेगी? तो सिंपल है, ब्रोमीन गैस, Br2 गैस reacts faster because its physical state is gaseous, और gaseous bromine molecules intermix faster than liquid bromine molecules। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नाउ वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन। आई विल गिव यू टू रिएक्शंस, आपको बताना है किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सो फर्स्ट इज N2 gas plus thrice H2 gas giving you twice NH3 gas. Second is zinc solid plus H2SO4 liquid gives you ZnSO4 plus hydrogen. So यहां पर देखिए, this is process 1, this is 2, which has more rate. सो यहां पर देखो बेटा, वी आर हैविंग द गैसियस रिएक्टेंट्स, और यहां पर वी आर हैविंग नॉन गैसियस, और यू कैन से सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्टेंट्स। सो ऑब्वियसली दिस फर्स्ट विल हैव द मोर रेट बिकॉज इट कंटेन्स गैसियस रिएक्टेंट्स विच intermixed fast as compared to solid or liquid reactants. So this is the third, we have done the physical state of reactant. Next we have to study fourth factor जो है, fourth is chemical state of reactant, और यू कैन से नेचर ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, अब इसमें क्या चीज़ है मैं आपको क्लियर करता हूँ। सपोज हमारे पास ये स्टार्ट करते हैं। सपोज वी आर हैविंग कंपाउंड ए, ये आपका कंपाउंड ए है जिसको हमें रिएक्ट करना है
और विच अंडरगो रिएक्शन. सेकेंड इज कंपाउंड बी विच अंडरगो रिएक्शन. तो हमें यह देखना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. थोड़ा मैं क्लियर करूं. कंपाउंड ए हैज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. कंपाउंड बी हैज मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो कंपाउंड ए में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी. कंपाउंड बी में जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी. सो कंपाउंड ए हैज मोर रेट ऑफ रिएक्शन, कंपाउंड बी हैज लेस रेट ऑफ रिएक्शन. रीजन, इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी. तो जिस रिएक्शन में कम एनर्जी लगती है उस रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होती है, वो क्या होता है, ज्यादा. और जिस रिएक्शन में कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी वहां पर ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड होगी या रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा. सो हियर आई विल राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो कम एनर्जी स्पेंड होगी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टू ब्रेक द बॉन्ड. फास्टर विल बी द रेट. अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड लेसर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये आपको ध्यान रखना है. सो नाउ लेट अस सी सम कंसेप्चुअल्स. सो कंसेप्चुअल इज वेरी क्लियर. देयर आर टू प्रोसेसेस यू हैव टू टेल विच हैज मोर रेट, किसका रेट ज्यादा है. फर्स्ट आई एम राइटिंग CH3 plus O2 giving you CO2 plus H2. This is ethane. Second I will take CH2 double bond CH2 plus O2 giving you CO2 plus H2. This is ethene. अब देखिए इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सेम बॉन्ड है, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल है सब में. यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर आएगा, यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा आपका सिंगल बॉन्ड. लाइक दैट मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं तो C सिंगल बॉन्ड H. चलिए अब डिफरेंस क्या है, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विल हैव द लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी. देयरफॉर द फर्स्ट रिएक्शन विल हैव द मोर रेट ऑफ रिएक्शन. तो फर्स्ट रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी, दैट इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो लेस है. सेकंड में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी ज्यादा है. So this is regarding the nature of reactant or chemical state of reactant. Next, fifth is surface area. Fifth factor. तो surface area जो है it is simply the rate of reaction is directly proportional to surface area. और सबसे पहले मैं क्लियर करूं ये फैक्टर ऑपरेट कब होगा. दिस फैक्टर ऑपरेट व्हेन यू विल हैव वन ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट्स. अगर आपका सॉलिड रिएक्टेंट है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड गैसेस में अप्लाई नहीं करेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. तो बेटा इसमें क्या होगा देखिए, इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्लियर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस. ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड मोर विल बी द कोलिजन्स, उतने ही ज्यादा कोलिजन्स होंगे एंड मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन.
तो सरफेस एरिया बढ़ाने का सिर्फ एक लॉजिक है बेटा, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने का मतलब कोलाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स आपके बढ़ेंगे एंड रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर? सो यहाँ पर हमें जो एक क्वेश्चन करना है बेसिकली सरफेस एरिया में, जस्ट सी आउट। pieces of wood burn faster than a log of wood। हाँ, तो इसका रीजन सिंपल, अगर आप वुड के पीसेस कर देते हो, ये लॉग ऑफ वुड है इकट्ठा, जो एक वुड का बड़ा पीस है, तो पीसेस ऑफ वुड में क्या होगा, इट विल हैव द मोर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सो नंबर ऑफ यू कैन से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कम्स इन कॉन्टैक्ट मोर, ज़्यादा होंगे। सो द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी मोर, कोलिजन ज़्यादा होंगे। एंड फाइनली द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर। सो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, कोलाइड करेंगे। सरफेस एरिया कम करोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कांटेक्ट है वो कम होगा, कोलिजन्स भी कम होंगे, और कोलिजन कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो रेट होगा वो आपका डिक्रीज करेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द फिफ्थ फैक्टर, सरफेस एरिया। Now we will study the factor number 6, catalyst। सो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि कैटलिस्ट होते क्या है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो हमारी रिएक्शन की स्पीड को या रेट को चेंज करते हैं। दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, कैटलिस्ट, दीज आर द सब्सटेंसेस which changes the rate of reaction। सो यहां पर हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड, नेगेटिव कैटलिस्ट्स। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट मीन्स these are the substances which increases the rate of reaction, whereas जो आपके नेगेटिव कैटलिस्ट हैं दे decreases the rate of reaction, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। बट अगर जनरल एक टर्म आता है कि कैटलिस्ट, तो वो टर्म यूज होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए। बट अगर डिटेल में जाया जाए तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। रीजन देखते हैं। हमने अभी वी हैव डन द ग्राफ, दिस इज द रिएक्शन, ये एनर्जी बेटा, दिस ग्राफ वी हैव ड्रॉन, दीज आर रिएक्टेंट्स आर, these are products, this is energy of reactant, this is energy of product, this extra energy needed activation energy, this is potential energy barrier, और बेटा ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हम स्टडी करते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा कि रिएक्शन को एक अल्टरनेट रास्ते से लेके जाएगा जिसमें आपका एक नया पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होगा, कम हाइट पे, कम एनर्जी पे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन साथ के साथ करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट के। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर डाउन द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। फर्स्ट पॉइंट व्हाट ही हैज डन, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को कम कर दिया। तो ये आपका क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब उसकी वजह से क्या होगा, पहले इतना एनर्जी चाहिए था एक्टिवेशन एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर, अब क्या होगा, ई ए डैश
सिर्फ इतना एनर्जी चाहिए टू क्रॉस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। यानी पहले जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा थी वही पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते थे। अब क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट ने पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अब ये देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी ई टी डैश वो भी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी। अब रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करना है, तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम थी वो इस बैरियर को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो पहले हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ही क्रॉस कर सकते थे, अब लो एनर्जी मॉलिक्यूल भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इंक्रीजेस। सो हाउ कैन आई राइट इट, लोअर डाउन द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ड्यू टू विच थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज कर जाएंगी। And now the molecules having less energy also crosses the potential energy barrier, क्रॉस करेंगे, due to which number of molecules crossing potential energy barrier increases and hence द रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज करेगा। बिल्कुल क्लियर। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे निगेटिव कैटलिस्ट की। तो पॉजिटिव बिल्कुल क्लियर है, पॉजिटिव कैटलिस्ट पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को नीचे लेके आएगा, ड्यू टू विच थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी। अब जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम थी वो भी इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ड्यू टू विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द बैरियर इंक्रीजेस एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। नाउ वी हैव टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ निगेटिव कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट का ग्राफ देखिए पहले। दिस इज रिएक्शन एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये बेटा रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, निगेटिव कैटलिस्ट इट रेजेस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। देखो ध्यान करना है, जो आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट में किया था उसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। सो यहां पर क्या करेगा, ये रिएक्शन को एक अलग रास्ते से लेके जाएगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट इंक्रीज होगी या एनर्जी ज़्यादा होगी। सो ये क्या है आपका, दिस इज अ न्यू पोटेंशियल एनर्जी बैरियर विद निगेटिव कैटलिस्ट। अब इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की एनर्जी ज़्यादा हो गई। पहले क्या था, पॉजिटिव कैटलिस्ट में पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को लोअर किया था, यहाँ पर इसको रेस कर दिया, ड्यू टू विच आप देखो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई आपकी ई टी डैश, एक्टिवेशन एनर्जी भी आपकी इंक्रीज कर गई ई ए डैश। तो व्हाट ही हैज डन, सिंपल देखिए, इट रेजेस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ड्यू टू विच ई थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी भी आपकी इंक्रीज करेगी। अब क्या होगा, पहले तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी थी वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकते थे, अब जिनकी एनर्जी इतनी होगी वो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। यानी कि नाउ द मॉलिक्यूल्स with very high energy only crosses the potential energy barrier, due to which what happens, number of molecules क्रॉसिंग पोटेंशियल एनर्जी बैरियर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट ने बैरियर को नीचे किया था, ड्यू टू विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इंक्रीज हुए थे। नेगेटिव ने क्या किया, इसको रेस कर दिया, ड्यू टू विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम हो गए, देयरफॉर द रेट डिक्रीजेस। सो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द catalyst, just see out. The question is
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन डज नॉट react at room temperature first, but if we add a catalyst platinum, अगर हम प्लेटिनम कैटालिस्ट को ऐड करते हैं, if we have added the platinum catalyst then they will react at room temperature। तो रीज़न बिल्कुल क्लियर है, कैटालिस्ट आपने ऐड किया तो कैटालिस्ट क्या करेगा, दिस प्लेटिनम कैटालिस्ट इट लोअर द potential energy barrier due to which activation energy as well as threshold energy decrease करेगी and the molecules having lesser energy also crosses the potential energy barrier due to which number of molecules crossing potential energy barrier increases and hence the reaction occurs। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ ये पॉजिटिव कैटलिस्ट था। पता कैसे चला, क्योंकि पहले रिएक्शन नहीं हो रही थी, अब रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को कम करेगा, ड्यू टू विच लेस एनर्जी मॉलिक्यूल भी उस बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे और जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा और रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। चलिए, दिस वी हैव डन द 6th फैक्टर। नाउ द 7th एंड द लास्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन सिंपली भी बोलते हैं 7th, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। पर्टिकुलरली बात की जाए तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, ये ध्यान रखना है, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं फोटोकेमिकल इक्वेशंस। ये जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन वाला पार्ट है, इट ओनली अकर इन केस ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशंस। बेटा ये ध्यान रखना, ये सिर्फ फोटोकेमिकल इक्वेशंस में होगा। फोटोकेमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, जो सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होती है, रेडिएशंस की प्रेजेंस में। जस्ट लाइक CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H nu, सो दिस विल गिव यू CH3Cl प्लस HCl। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो होती हैं जो किसकी प्रेजेंस में होती है, रेडिएशन की प्रेजेंस में। सिर्फ वहीं पर हम इसका जो पर्टिकुलर इफेक्ट है वो स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँगा, जो रेडिएशन है विजिबल रे, जो रेडिएशन है नॉर्मली यूज़ हम करते हैं, जो रेडिएशन यूज्ड है वो मोस्टली जो यूज़ होती हैं बेटा वो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन यूज़ होती हैं। बट क्वेश्चन आता है वाई IR इज़ नॉट यूज्ड, वाई UV इज़ यूज्ड। देखो रेडिएशन तो कोई भी हो सकती है, बट मैक्सिमम जो यूज़ होती हैं यहाँ पर वो आपकी अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस है, इंफ्रारेड यूज़ नहीं करते। इसका लॉजिक है, जो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन की एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू 420 किलो जूल पर मोल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनकी एनर्जी है 60 किलो जूल पर मोल। सो ये जो 420 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कंपेरेबल विद मोस्ट ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की ज़्यादातर बॉन्ड एनर्जी है उससे क्या करती है, कंपेयर करती है, यानी उसी की रेंज में है। तो अगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है तो भी इतनी एनर्जी चाहिए। सेकेंडली, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी है इट इज़ वेरी लेस एनर्जी, दैट इज नॉट इन कंपेरेबल रेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। सो रीज़न क्या है, सिंपल आपको बताना है कि यूवी की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी के साथ कंपेयर, उसके साथ रेंज में मतलब ज़्यादा वेरिएशन में नहीं है, उसी रेंज में है, ड्यू टू विच उनको ब्रेक करने में यूज़ हो सकती है। जबकि इंफ्रारेड रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कम है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूवी और आईआर में हम यूवी को क्यों यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी एनर्जी इट इज कंपेरेबल विद द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। मैनी ऑफ द मॉलिक्यूल मैक्सिमम के साथ कंपैरिजन में है, ठीक है ना, उनके साथ यू कैन से रिजेंबल करती है, और आईआर की जो एनर्जी है वो रिजेंबल नहीं करती। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर। नाउ अब हमें स्टडी करना है, इतना तो क्लियर हो गया बेटा कि ये फैक्टर कहां पर होगा, दिस अकर्स इन केस ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन। तो फोटोकेमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस में जो रेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब इसका रीजन आपको समझना है। देखिए, इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा बेटा, जो एनर्जी है, एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि वो एनर्जी किसको मिल रही है, रिएक्टेंट को, और आई विल से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, more number of reactant molecules crosses potential energy barrier and hence the rate of reaction also increases. So सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि बेटा रिएक्शन फोटोकेमिकल हो या नॉर्मल, प्रोसेस तो सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे, तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन आएंगी उतनी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसको क्रॉस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, दिस इज रिगार्डिंग द फैक्टर दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो वी हैव डन द 7 फैक्टर, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने साथ में उनके कराए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट्स ऑल।